हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन पे सीधे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है आखिर एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। अब देखो, एग्रीगेट डिमांड क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर जो क्या करा है, प्लान करा है किसने? पीपल, यानी कि हमारी कंट्री के लोगों ने जो प्लान करके चले हैं क्या करने के लिए, कि वो खर्चा करेंगे किस पे? परचेज करेंगे क्या? गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उन्होंने एक साल के अंदर अंदर गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा करने का प्लान करा है, वो क्या होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब देखो, आपने 11th में ना डिमांड को आप बेसिकली पढ़ के आ चुके हो कि माइक्रो लेवल पे डिमांड क्या होती है, कि हम किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी खरीदने की इच्छा रखते हैं और खरीदने की क्षमता रखते हैं, वो क्या होता था, हमारा डिमांड होता था। अब इस चीज़ को ना बड़े मैक्रो लेवल पे देखा जाएगा, यानी कि कंट्री एज अ होल। 11th में आपने इंडिविजुअल लेवल पे देखते थे, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि अगर मैं किस अब डिमांड कब जनरेट हो रही है, जब हम किसी प्रोडक्ट की खरीदने की इच्छा रखते हैं या खरीदने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होंगी तो हमारी डिमांड जनरेट हो जाएगी। अब हमारे अगर हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में इतने सारे लोग, इतने लाखों प्रोडक्ट, ठीक है। अब हर प्रोडक्ट की अलग अलग डिमांड। अगर आपको सारी डिमांड को कैलकुलेट करना है तो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाखों करोड़ों प्रोडक्ट बनते हैं एक साल में इंडिया में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, कि हम ये देखते हैं कि यार अगर कोई प्रोडक्ट, अगर हमें डिमांड पता करनी है किसी प्रोडक्ट की, तो वो कितनी होगी, जितना लोग उसे खरीदने की इच्छा रखेंगे। खरीदने की इच्छा रखने का मतलब क्या है, कि लोग जिस पे खर्चा करने को तैयार होंगे, वो डिमांड होगी, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि एक काम करो, आप प्रोडक्ट की डिमांड लाखों करोड़ों प्रोडक्ट आप सबको नहीं देख सकते ना। तो हम क्या करेंगे कि लोग किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं ना, वो उसकी डिमांड जाएगी। सिंपल सी बात है ना, अगर कोई 10 रुपए का प्रोडक्ट है, मैं उसे खरीदने की इच्छा रख रहा हूँ तो उसकी डिमांड बन गई, है ना। और अगर या फिर मैं कैसे देख सकता हूँ कि मैंने कोई 10 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिया, तो क्या हुआ कि उसकी डिमांड जनरेट हुई होगी पहले 10 रुपए की, तभी तो वो मैंने खरीदा। मतलब आप क्या है कि आप या तो डिमांड देखो या खर्चा देखो कितना हुआ। आप दोनों चीज़ों से डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा जाहिर करोगे तभी जाके आप उसे आगे जाके खरीदोगे। पहले तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि डिमांड और एक्सपेंडिचर की यहाँ बात क्या हो रही है। इतना क्लियर कि हम बात करेंगे, हमें एग्रीगेट डिमांड निकालनी है, तो हम देख रहे हैं कि हम डिमांड को हर प्रोडक्ट वाइज डिमांड नहीं देख सकते। तो हमने क्या करा, हमने टोटल एक्सपेंडिचर देखा जो हमारी कंट्री के लोग प्लान कर रहे हैं कि खर्चा करेंगे हम किस पे, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को हम परचेज करने के लिए जो भी खर्चा करेंगे उतनी हमारी कंट्री में डिमांड जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आना चाहिए कि हम बोल देखो, डिमांड बेसिकली अगर आपको 11th में याद हो तो होता क्या था, कि मैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा जाहिर कर रहा हूँ। मैंने खरीदा नहीं है, मैं किसी को प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा जाहिर कर रहा हूँ। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा जाहिर कर रहा हूँ तो वो डिमांड बनता है। अगर मैंने उसे एक्चुअल में परचेज़ कर लिया तो वो मेरी परचेज़ बनता है, उसे डिमांड नहीं बोलते। फिर आप उसे अकाउंट में शो करते हो, ठीक है। डिमांड मतलब किसी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा जाहिर करना, परचेज़ मतलब उसे एक्चुअल में परचेज़ कर लेना। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लोग जितना खर्चा करने का प्लान करेंगे, उतनी हमारी डिमांड होगी। अब एक्चुअल में एक चीज़ बताओ, हम डिमांड क्या होगा कि कितना किसी प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट होगी, ठीक है। अब उसके लिए हम कह रहे हैं कि खर्चा देखो। अब हमें क्या पता कि कंट्री में इतने सारे लोग कितना खर्चा करेंगे, डाउट आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है ना कि देखो हर साल क्या होगा ना, कि हम देखेंगे कि लोगों ने पिछले साल कितना खर्चा करा था गुड्स एंड सर्विसेज पे। हम उसके बेसिस पे एक अंदाजा लगा के फ्यूचर में गैस करेंगे कि लोग फ्यूचर में कितना खर्चा कर सकते हैं। उन्होंने पिछले साल इतना खर्चा करा था, एक्स अमाउंट खर्चा करा था गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो वो आने वाले साल में इतना अमाउंट खर्चा कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो यानी कि गुड्स और सर्विसेज की इतनी डिमांड जनरेट होगी और हमें उतनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर हम आगे बात करें तो देखो, हमने यहाँ पे यही चीज लिखी है कि एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। मैंने एग्रीगेट डिमांड को ए डी लिख दिया शो में, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को ए ई लिख दिया है। मतलब कि डिमांड और खर्चा दोनों आपस में बराबर होंगे, कि लोग जितना इच्छा करेंगे खरीदने की उतना ही वो खर्चा भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इट शोज व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड, नॉट व्हाट दे एक्चुअली स्पेंड। यानी कि ये हमें बताता है, एग्रीगेट डिमांड हमें ये बताता है कि लोग कितना खर्चा करने की इच्छा कर रहे हैं, एक्चुअल में वो कितना कर रहे हैं उस वो नहीं पता हमें, ठीक है। बट हम यहाँ पे सिर्फ क्या देख रहे हैं कि लोग कितना इच्छा कर रहे हैं खर्चा करने की। इतना क्लियर हुआ? ये हमारा पूरा था एग्रीगेट डिमांड के बारे में। अब एक चीज देखना, अब अगले जो टॉपिक आता है वो आता है कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता है। अब जब आपने नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ा था, कहीं से पढ़ाओ, मेरे से पढ़ाओ या कहीं से भी, अगर नहीं पढ़ा तो नीचे लिख के दे दूंगा, वहां से जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था जो भी खर्चा होता है इकोनॉमी में वो 4 तरीके का होता है। या तो कंजम्पशन पे होगा, इन्वेस्टमेंट पे होता था, गवर्नमेंट का कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट होता था, और एक होता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खर्चा।
इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो खर्चा है वही तो डिमांड के बराबर है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या होंगे, एडी एडी इक्वल किसके होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, यानी कि एग्रीगेट डिमांड किसी को भी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, जी से क्या होगा गवर्नमेंट का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, और एक्स माइनस एम क्या होगा नेट एक्सपोर्ट, जहाँ पे एक्स से हो गया एक्सपोर्ट और एम क्या होता है इम्पोर्ट। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जो हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को होता है ना, देखो कंजम्पशन कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है। जब आप हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर यानी कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को देखते हैं ना सिर्फ, तो हम बोलते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है ना वो टू सेक्टर इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन हाउस होल्ड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहा है, मतलब ये दो ही सेक्टर आए, तो इसीलिए इसे बोला गया टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है। बट जैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट आ गया, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होगा, गवर्नमेंट का कंजम्पशन गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी होगा, तो वो क्या बन जाएगा, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। इतना क्लियर? ठीक है। अब एक चीज देखो, हमारे यहाँ पे क्या हो, हाउस होल्ड आ गया, प्राइवेट आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, तो जब हम ये टू सेक्टर इकोनॉमी और थ्री सेक्टर इकोनॉमी को मिला देते हैं ना, तो वो बनती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। इतना क्लियर हुआ? क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे हाउस होल्ड आ गया, प्रोड्यूसर आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, मतलब हमारी कंट्री के अंदर बाउंड्री के अंदर अंदर वाले जितने भी सेक्टर है हमने सबको कवर कर लिया, कोई भी बाहर का आदमी नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको बोला गया क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब अगर एग्जाम में आ जाए, एमसीक्यू में पूछ ले कि क्लोज्ड इकोनॉमी में कौन से दो सेक्टर आते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी और थ्री सेक्टर इकोनॉमी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, अगर हम इसमें फॉरेन सेक्टर यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी इंक्लूड कर देंगे, तो मतलब क्या हुआ कि बाहर वाले लोग भी इंक्लूड हो गए अब इसमें, तो यहाँ पे जो इकोनॉमी बनेगी वो भी फोर सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि हमारे चारों सेक्टर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्स माइनस एम यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर भी इंक्लूड हो गया, उसे बोलेंगे फोर सेक्टर इकोनॉमी। अब जो फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है वो होती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब हमारी इकोनॉमी तो है ही है, बट बाहर की कंट्री के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये क्या हुआ हमारी ओपन इकोनॉमी। और यहाँ पे बस इनकी एक्सप्लेनेशन देखिए कि सी क्या है कंजम्पशन, जो कौन करता है हाउस होल्ड सेक्टर, आई क्या है इन्वेस्टमेंट, जो कि कौन करता है प्रोड्यूसर सेक्टर, जी क्या है गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और एक्स एक्स क्या है एक्सपोर्ट, एंड क्या है इंपोर्ट, और जिसको मिला के क्या बनता है एक्सटर्नल सेक्टर। आई होप कि आपको एग्रीगेट डिमांड की बेसिक नॉलेज तो मिल गई होगी। चलो अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, वो आता है हमारा बिहेवियर ऑफ एडी। अब ये बिहेवियर ऑफ एडी होता क्या है, पहले ना इसके में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने 11th में जब डिमांड को पढ़ा था, मैं यहाँ पे 11th वाली डिमांड और यहाँ वाली डिमांड को थोड़ा मिक्स करता रहूँगा ताकि रेफरेंस मिलता रहे। ठीक है। अब देखो, जो अपने 11th में डिमांड पड़ी थी ना, हमारी डिमांड जो है ना कुछ फैक्टर से चेंज हो जाती थी। सबसे पहले आता था प्रोडक्ट की खुद की प्राइस, प्राइस ऑफ फॉर्म गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये हमारे 5 ऐसे फैक्टर होते थे जिनकी वजह से हमारी डिमांड चेंज हो जाती थी। ठीक है। अब हमारी ना जो डिमांड है वो इन 5 फैक्टर के साथ चेंज होगी, तो उसमें ना हमारी जो डिमांड है वो कुछ ना कुछ बिहेव करेगी। अगर प्रोडक्ट की खुद की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती थी, प्रोडक्ट की खुद की प्राइस कम होती तो डिमांड बढ़ जाती थी। ऐसे ही वो अलग अलग फैक्टर के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास जो बिहेवियर ऑफ एडी आता है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी इनकम के साथ कैसे बिहेव कर रही है। मैंने क्या बोला, सिर्फ इनकम के साथ, मतलब जो मैंने 5 फैक्टर आपको भी बताए थे जो आपने 11th में पढ़े हैं, उसमें से सिर्फ मैंने किसके साथ बिहेव करने की बात बोली, इनकम के साथ। बाकी 4 फैक्टर जो है, प्राइस ऑफ ओन गुड, रिलेटेड गुड, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनको हम मान के चलेंगे ये जो 4 फैक्टर है ये क्या है कांस्टेंट। मतलब हम यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है और इनकम का जो रिलेशन है, ओ सॉरी, एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन सिर्फ इनकम के साथ ही देखेंगे और किसी फैक्टर के साथ नहीं देखेंगे। रीजन, क्योंकि आपके सिलेबस में है ही इतना। ठीक है। जो आपके सिलेबस में वो आपको वही पढ़ना पड़ेगा, तो मतलब हमारा जो भी एडी के साथ रिलेशन देखा जाएगा वो किसका होगा, सिर्फ इनकम का। अब शुरू करते हैं। देखो बिहेवियर ऑफ ईडी में क्या आता है, हाउ एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। यानी कि हमारी कंट्री में अलग अलग लेवल पे जो भी इनकम चल रही है, अगर कुछ 100 रुपये कमा रहा है, 200 कमा रहा है, 300 कमा रहा है, तो वो उस लेवल पे हमारी जो डिमांड है वो कैसे बिहेव करेगी। अगर इनकम कम तो डिमांड क्या होगी, इनकम ज्यादा तो डिमांड क्या होगी। ठीक है। तो वो वाला बिहेवियर की बात हुई है। अब इनकम डिनोट किससे करी जाती है, अच्छा याद रखना, जो हमारी इकोनॉमी में जो इनकम होगी ना, उसको हर जगह हम इनकम इनकम नहीं लिखेंगे, तो उसकी जगह वो क्या करेगा, उसे इनकम को वाई से डिनोट करा जाएगा। ठीक है। तो हमेशा क्या होगा ना, इनकम की जगह वाई डिनोट, वाई लिख के चलूंगा। ठीक है। तो याद रखना। अब देखो यहाँ पे ना एक टेबल बनाई हुई है, हमेशा याद रखना। देखो एक चीज याद रखो पहले, कि जो एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर है वो अभी हमने देखा था निकलता कैसे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करके। बट इस चैप्टर में, मतलब 12th क्लास में, ये जितना भी आप सिलेबस पढ़ते हो ना, ये इनमें बहुत सारे अजम्पशन रहेंगे, बहुत सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो हम ये चीज अज्यूम करके चलेंगे कि हम सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ते हैं,
यानी कि हमारे जो एग्रीगेट डिमांड और एक्सपेंडिचर है ना, उसके अंदर से दो ही कॉम्पोनेंट हो गए, सी प्लस आई। मतलब हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे, रीजन सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। तो हमारे जो भी एडी निकलेगी पूरे कोर्स में वो कैसे निकलेगी, सी प्लस आई। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, हमारी इनकम में एडी है, कंजम्पशन है, और सॉरी ये जो आई है ये क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट। आई से क्या मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब एक चीज देखना, जब हमारी इनकम 0, हमारा एडी कितना है 30, कंजम्पशन है 10 और इन्वेस्टमेंट है, सॉरी कंजम्पशन है 20, इन्वेस्टमेंट है 10। अब एक और असम्पशन आ जाता है इस चैप्टर में कि याद रखना इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सॉरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आगे वाले 7 और 9 चैप्टर, सॉरी 8 और 9 चैप्टर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला ये टॉपिक क्या है, वहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से ज़्यादा क्लियर होगा। बट अभी याद रखो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। मतलब जो भी चेंज होगा कंजम्पशन होगा। हमारा एडी कैसे निकलेगा, सी प्लस आई करके निकलेगा। अब देखो मेरी इन्वेस्टमेंट है 10, मैंने कंजम्पशन करा 20 का, टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितने का आएगा, 30 का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरी इनकम क्या है, 0। इनकम 0 होने का मतलब क्या है कि देखो आपकी इनकम सी कुछ हो या ना हो, मतलब आप चाहे एक रुपये 0 रुपये कमाओ या फिर 1 लाख रुपए कमाओ, आपका कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगा। कंजम्पशन मतलब होता है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा करना, यानी कि आपकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होगी डेली बेसिस की, जिसके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। फिर चाहे वो क्या कहते हैं, आपके लिए उसके पास इनकम हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और देखो छोटा सा एग्जांपल, यार अगर पैसे हो ना हो खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। और खाना तो कहीं से मिल जाता है, लंगर लगता रहता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास इनकम भी ना हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं से आपके ऊपर खर्चा खर्चा तो होएगा, आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करोगे। मतलब 0 इनकम तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी में मैंने बोला इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, मैंने माना 10, तो हमारा ए बी कितना हुआ 30। अब एक चीज देखो, अब ऐसा तो है नहीं हमेशा 0 रहेगी इनकम, तो इनकम जैसे बढ़ के 20 हुई, तो देखोगे तो हम अब जैसे ही इनकम बढ़ेगी ना, हम अपना कुछ ना कुछ कंजम्पशन बढ़ाएंगे। या देखो लाइफ में ना जब पैसा कम होता है तो हम क्या करते हैं, लिमिटेड चीज़ें खरीदते हैं। हम लिमिटेड चीज़ों पे खर्च करेंगे, बट जैसे जैसे पैसा आएगा तो हम ज़्यादा चीज़ें परचेज करेंगे, अपना कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे, ऐसे ही होगा। तो जैसे ही देखो इनकम बढ़ी तो हमने क्या करा ना, कंजम्पशन को परचेज कर दिया। इन्वेस्टमेंट मैंने बोला कांस्टेंट रहेगा, तो टोटल एडी कितना हुआ 35। ऐसे ही इनकम जब और बढ़ी तो कंजम्पशन और बढ़ा, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट तो एडी भी बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ही करके देखोगे इनकम बढ़ती जाएगी 20-20 से, कंजम्पशन हमारा 5-5 से इंक्रीज हो रहा है, और एडी जो है एडी भी हमारी 5-5 से बढ़ती जाएगी। रीजन क्योंकि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मिलके ही तो एडी बनता है। पहले आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज याद रखना कि इनकम के चेंज होने का रेट देखो, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, यानी कि इनकम किससे चेंज हो रही है, 20-20 से चेंज हो रही है। बट कंजम्पशन कितने से चेंज होता है, 20 से 25, और 20 से 25 यानी कि 5 का चेंज, 25 से 30 यानी 5 का चेंज। यानी कि हमारी जो कंजम्पशन चेंज हो रहा है वो सिर्फ 5 से चेंज हो रहा है, यानी कि कंजम्पशन में से 5-5 का इंक्रीज हो रहा है, इनकम में कितने का हो रहा है, 20-20 का इंक्रीज हो रहा है। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है, हमेशा याद रखना जो भी आपकी इनकम का चेंज होगा ना वो आपके कंजम्पशन के चेंज से ज़्यादा होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी इनकम 100% से इंक्रीज हुई, आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो, मान के चलते हैं आप 10,000 रुपये कमाते हो, और आप जब 10,000 रुपये कमाते हो, अब रात को आके खाने में मान के चलते हैं, और मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ 3 रोटी खाते हो, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, आपकी सैलरी 10,000 से 20,000 कर दी है, मतलब पूरा 100% का इंक्रीज। अब ऐसा होगा कि यार भाई अब तो यार इनकम हमारी 100% से बढ़ी है, अब अपना खाना भी 100% से, अब 3 की जगह 6 रोटी खाएंगे, नहीं ना। ऑब्वियस बात है आप अपना कंजम्पशन इंक्रीज करोगे, बट एक लिमिट तक इंक्रीज करोगे। तो हमेशा याद रखना कंजम्पशन का इंक्रीज इनकम के इंक्रीज से कम होगा। इतना क्लियर। अब देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, एक पॉइंट पे आके इनकम और जो हमारा एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हाँ एक पॉइंट बाकी इनकम और कंजम्पशन भी बराबर होंगे, बट अभी यहाँ पे डिमांड और इनकम की बात करते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ी कंजम्पशन बढ़ा, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही हो, एक पॉइंट पे आ गई ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इनकम और एग्रीगेट डिमांड आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकम वाई इज इक्वल टू एडी। अब इस पॉइंट से ऊपर ऊपर देखोगे ना तो हमारी इनकम कम है, एडी ज्यादा है। ऑब्वियस बात है क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा था पहले, एक पैसा कम था बट कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो इनकम 20, एग्रीगेट डिमांड 35, कंजम्पशन 25, यानी कि इनकम कम डिमांड ज्यादा। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए उसके बाद देखना इनकम ज्यादा एडी कम चल रहा है। इतना क्लियर हुआ। पहले आप ये पूरा टेबल को देखिए और इसको एनालाइज करिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए इसका ग्राफ आता है। अब देखो एग्जाम में ग्राफ है ना, आपको जरूरी नहीं है सारे नंबर प्लॉट करके बताने हैं। आप क्या करो, ग्राफ नॉर्मल बनाओ और सिर्फ उनकी बस जो ग्राफ है कि डायरेक्शन वगैरह सही रखना कि कौन सा ग्राफ कैसे जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे रखी इनकम, वाई एक्सिस पे रखा एडी और एडी। अब देखो इन्वेस्टमेंट तो हमारी कांस्टेंट है तो वो एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। अब
जो हमारी इनकम है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है और वो इंक्रीज होती जा रही है, तो इसे नहीं कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और एक स्ट्रेट लाइन बन के जाएगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, इन्वेस्टमेंट हमारी 10 है, कंजम्पशन हमारा 20 है, तो मतलब देखो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ से क्या होगा, कंजम्पशन जो होगा इससे कहीं से ऊपर से स्टार्ट हो रहा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 10 कंजम्पशन 20, तो यहाँ से कहीं ऊपर से स्टार्ट हो रहा होगा। देखो, इन्वेस्टमेंट से ऊपर से हमने कंजम्पशन की लाइन बना दी। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन बन के क्या बन रहा है, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बन रहा है। तो वो आपको पता है कि या एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूड है, तो जो एडी की लाइन होगी वो कंजम्पशन से ऊपर से स्टार्ट होगी, ये चीज याद रखना। तो वो कुछ इस तरह से चली जाएगी। इतना क्लियर हुआ? अब एक चीज देखो, यहाँ पे अभी हमने देखा था जब एक पॉइंट पे एडी और इनकम आपस में बराबर हुए, एडी और इनकम इस पॉइंट पे बराबर हुए, तो इस पॉइंट से पहले पहले देखोगे एडी ज्यादा इनकम कम, इस पॉइंट के बाद देखोगे एडी इनकम ज्यादा एडी कम। तो वही चीज हमने टेबल में देखी, वही चीज हमें ग्राफ में भी दिख रही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब जो हमारा एक इसमें टॉपिक आता है छोटा सा, कंजम्पशन फंक्शन। देखो, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ऊपर हमने क्या बात करी, इनकम और एग्रीगेट डिमांड में क्या रिलेशन था। ठीक है, बिहेवियर ऑफ एडी ये बता रहा था, बट हमें अगर इनकम और कंजम्पशन में क्या रिलेशन आ रहा है, तो वो बनता है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे कंजम्पशन और इनकम में क्या रिलेशन है। अब देखो, एक चीज पे मैंने ना इस चीज को एक ही टेबल में डाल दिया है, इसलिए बस यहाँ पे नीचे थ्योरी लिखिए, पढ़ेंगे इसी में से। ठीक है, देखो, जब इनकम जीरो, कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा, इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे फिर कंजम्पशन भी बढ़ेगा। बट मैंने आपको क्या बताया, इनकम के बढ़ने का रेट ज्यादा होगा कंजम्पशन के बढ़ने के रेट से। इनकम 20 से बढ़ती है, कंजम्पशन 5 से बढ़ता है। ठीक है। अब देखो, जब हम यहाँ पे एक चीज देखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब कंजम्पशन एट जीरो इनकम नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब जब हमारी इनकम जीरो है तो उस लेवल हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इस कंजम्पशन को बोला जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। यानी कि जब हमारी इनकम जीरो होगी तो उस लेवल पे जो भी कंजम्पशन होगा उसे बोला जाएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन, और जिसे हम डिनोट करते हैं सी बार से। ठीक है, यानी कि सी उसके ऊपर एक बार लगा दोगे तो वो क्या बताएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब कि जब आपकी इनकम जीरो तो आप उस लेवल पे कितना कंजम्पशन कर रहे हो। इतना क्लियर सब बच्चों को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कंजम्पशन फंक्शन बात हो गया, कंजम्पशन फंक्शन क्या बताएगा, इनकम और कंजम्पशन में क्या रिलेशन है। तो मैंने कंजम्पशन का ग्राफ इसीलिए यहाँ पे भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था। इनकम की लाइन हमारी ऐसी जाएगी, सेम ओरिजिन से स्टार्ट होगी और स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है। अब कंजम्पशन का जो लाइन है वो इन्वेस्टमेंट से ऊपर से स्टार्ट होगा ग्राफ। ठीक है, और एक पॉइंट पे देखना, ये नहीं इसको कट करता हुआ जाएगा, मतलब जो कंजम्पशन की लाइन है वो इनकम की लाइन को एक पॉइंट पे कट करती जाएगी। आप टेबल में भी देख सकते हो। ठीक है, कि पहले स्टार्टिंग में क्या है, इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, फिर एक पॉइंट के बाद देखोगे इनकम ज्यादा, कंजम्पशन कम है। तो पहले क्या है, कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम, एक पॉइंट पे इनकम कंजम्पशन बराबर हुए, फिर उसके बाद कंजम्पशन कम, इनकम ज्यादा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जिस पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर होते हैं उसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि देखो, ब्रेक इवन का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना आप दोनों चीज को बराबर हो, मतलब एक तरह से मान सकते हो कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, ना कोई फायदा हो रहा। ठीक है, ना आपका कोई फायदा हो रहा, ना आपका कोई नुकसान हो रहा। ब्रेक इवन क्या होगा कि आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए ही आपने खर्च कर दिए, 100 रुपए कमाए, 100 रुपए ही आपने खर्च कर दिए। मतलब ना आपका कोई नुकसान हुआ कि आपको 100 रुपए की जरूरत थी, आपने 100 के 100 खर्च कर दिए, बट आपका फायदा भी तो नहीं हुआ ना। अगर आप क्या कहते हैं कि अगर आप मान के चलते 150 कमा रहे होते, ने 100 का खर्चा करा, और लोग 50 रुपए सेव हुए, फायदा हुआ। ठीक है, तो बट ब्रेक इवन के पॉइंट पे क्या होगा कि आपने जितना कमाया, 100 रुपए कमाए, 100 रुपए ही खर्च कर दिए, कि आपका ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। वो क्या होता है, ब्रेक इवन। मतलब जिस पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम आपस में बराबर होंगे वो क्या बनेगा, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। प्लीज एग्जाम में ये गलती मत करना कि बच्चे लिख के आ जाते हैं कि जिस पॉइंट पे कंजम्पशन और सॉरी इनकम और एडी बराबर होते हैं वहां पे हमारा ब्रेक इवन आता। नहीं भाई, जिस पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम बराबर होंगे वो हमारा क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप कि आपको ये बिहेवियर ऑफ वीडियो कंजम्पशन फंक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब तक हमने जो भी बात करी वो क्या थी, एग्रीगेट डिमांड के बारे में। अब बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। देखो, जब भी आप डिमांड को पढ़ते हो तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कंज्यूमर वाला, कि आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ रहे हो। बट जब आप सप्लाई पढ़ते हो तो आपका माइंडसेट होना चाहिए प्रोड्यूसर वाला, कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ रहे हो। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, ये दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को देख रहे हो। ठीक है, अब आपने 11th में सप्लाई पढ़ा था, उसका मतलब क्या होता था, किसी भी प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी जो एक प्रोड्यूसर या सेलर किसी उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्राइस पे ऑफर करने को तैयार है सेल के लिए,
ठीक है, मतलब मान के चलते हैं कि ये मार्कर 20 रुपये का आता है नॉर्मली। ठीक है, अब अगर मैं एक दुकानदार हूँ, मेरी एक स्टेशनरी की दुकान है, मैंने अपनी दुकान, ये 20 रुपये का मार्कर मिलेगा, मैंने अपनी दुकान के सामने काउंटर पे 10 मार्कर सेल करने के लिए ऑफर कर रखी है कि यार आना है तो मैं ये 10 मार्कर बेचने को तैयार हूँ 20 रुपये की प्राइस पे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि मैं किसी प्रोडक्ट की पर्टिकुलर क्वांटिटी यानी कि 10 क्वांटिटी एक पर्टिकुलर प्राइस यानी कि 20 रुपये की प्राइस पे जो भी ऑफर कर रहा हूँ सेल के लिए मार्केट में, कि मैंने 10 मार्कर रखे हैं तो मतलब मैं उसे ऑफर कर रहा हूँ कि बिक जाए, सेल के लिए मैं ऑफर कर रहा हूँ। वो क्या होता था, सप्लाई। अब एक्चुअल में बिके ना बिके वो एक अलग बात होती थी। ठीक है, बट हम कितना ऑफर करते हैं सेल करने के लिए वो होता था हमारा सप्लाई। अब वो क्या होता था, इंडिविजुअल लेवल पे। अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट लेवल पे यानी पूरी इकोनॉमी एज अ होल लेवल पे। ठीक है, अब देखो एग्रीगेट सप्लाई क्या, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लान बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी कि देखो एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो एक प्रोड्यूसर प्लान करता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल के अंदर अंदर एक जो भी प्रोड्यूसर है वो कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहा है। ठीक है, वो होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि देखो अगर मैं दुकानदार हूँ, मैं साल के शुरुआत में बैठा हूँ, मुझे अब पूरे साल में कि जितना माल बिकेगा उतनी प्रोडक्शन करनी है। अब उसके लिए मैं कुछ अंदाज़ा तो लगाऊंगा ना मुझे कितना बनाना है, या ऐसी अंधाधुंध बना के रख दो, बिके ना बिके भगवान भरोसे, ऐसा तो नहीं होगा ना। हम एक क्या करेंगे, एक अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे फ्यूचर में कि अपने प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ सकती है, उस हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये चेक कैसे हुआ कि हम पिछले साल देखेंगे हमारा प्रोडक्ट कितना बिका था, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर में एक अंदाज़ा लगा के अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर देंगे। इतना क्लियर हुआ? ये क्या होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई की, एक प्रोड्यूसर एक साल के अंदर अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके सप्लाई करने का प्लान कर रहा है। एक्चुअल में वो कितने सप्लाई करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, बट हम कितना प्लान कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई। आई होप कि आपको एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, इनकम के। एग्रीगेट सप्लाई को मैंने शॉर्ट में एएस लिख दिया, वो किसके इक्वल होती है, इनकम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई के। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो मैं दुकानदार हूँ, मैं मतलब एक तरह से मानो मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैं आज साल के शुरुआत में बैठ के ये सोच रहा हूँ कि यार एक साल के अंदर अंदर एक्स अमाउंट ऑफ डिमांड आ सकती है मेरे प्रोडक्ट की। ठीक है, अब मुझे उतनी प्रोडक्शन करनी है। अब एक चीज़ बताओ, अगर जो भी मैं प्रोडक्शन करूँगा उसकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू होगी, सिंपल सी बात है ना, मार्केट वैल्यू। अब अगर मान के चलते हैं ये मार्कर की मार्केट वैल्यू 20 रुपये है, मैंने ऐसे 10 मार्कर प्रोड्यूस करके मुझे लग रहा है कि यार 10 मार्कर की डिमांड आ सकती है, मैंने 10 प्रोड्यूस करी। अब देखो मैंने 10 मार्कर बना के रखे, मैंने क्या किया, मैं सोच रहा हूँ ये सब चीज़ें। एक्चुअल में क्या होगा वो हमें नहीं पता, कितना बनेगा, कितना बिकेगा, वो हमें नहीं पता। बट हमने क्या सोचा कि हम 10 बनाएँगे, 20 रुपए का एक मार्केट में बिकता है। तो हमारी इनकम कितनी होगी? क्योंकि हम तो अगर सोचने में क्या जा रहा है, सोचेंगे तो यही ना कि हमारा सारा बिक जाए, हमें सारे सब इनकम हो जाए। ठीक है? तो हम क्या सोचेंगे कि हम यार 10 बनाएँगे, 10 मार्कर बनाएँगे, 20 रुपए का एक है, तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो गई? 200 रुपए हो गई। ऑब्वियस सी बात है हम ऐसे ही सोचेंगे ना। तो ये क्या होता है कि हमारा जो सॉरी सप्लाई है वो इनकम के बराबर होती है, कि हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे हम वो चाहेंगे कि यार एक साल के अंदर अंदर हमने इतना चाहा बिके, वो हमने उतना बनाया और उतना ही बिक जाए। उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी उतनी हमारी इनकम हो जाएगी। मतलब हम जितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे हम उतनी चाहेंगे हमारी इनकम हो जाए, क्योंकि वो सारा बिक गया तो हमारी सेम वैल्यू तो इनकम होनी है। ठीक है, 20 रुपए का मार्कर मैंने 10 बनाए, 10 के 10 बिक, मैं चाहता हूँ कि 10 के 10 बिक जाए, तो टोटल इनकम कितनी, 200 रुपए। इतना क्लियर हुआ? यानी कि एग्रीगेट सप्लाई हमारी इनकम के बराबर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एएस रिलेट टू एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू प्लान प्रोडक्शन, यानी कि हम क्या प्लान करके चल रहे हैं उसकी बात करता है। एक्चुअल में हमें कितना प्रोडक्शन करा उसकी बात नहीं करता। प्लीज इसको याद रखना, प्लान प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो हम जितना ज़्यादा एग्रीगेट सप्लाई करेंगे उतनी ही तो हमारी इनकम होगी। यार मैंने 100 रुपए का माल बनाया, मैं चाहूँगा 100 का 100 बिक जाए, 100 रुपए का माल बिक जाए तो मेरी इनकम भी कितनी की 100 की। मैंने 1000 रुपए का माल बनाया, मैं चाहूँगा मेरा 1000 रुपए का माल बिक जाए, इनकम कितनी, 1000 रुपए। यानी कि जितनी सप्लाई उतनी हमारी इनकम। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई जितनी रखोगे उतनी ही इनकम होगी। और देखो दोनों सेम चीज़ है। और मैंने आपको इधर बताया था कि जो इनकम का ग्राफ होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। ठीक है, मतलब दोनों सेम चीज़ होती है, दोनों का ग्राफ भी क्या होगा, सेम ही होगा। और एक चीज़ याद रखना, जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ होता है ना, वो ओरिजिन से 45 डिग्री का एंगल बना के जाता है। ओरिजिन से 45 डिग्री का एंगल बना के निकलता है इनकम और एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो ये जो इनकम का ग्राफ है, इधर कितने डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री। आई होप कि आपको एग्रीगेट सप्लाई के बारे में सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो बच्चों देखो जैसे हमने पीछे देखा कंजम्पशन फंक्शन होता है, ऐसे ही हमारा क्या होता है, सेविंग फंक्शन। अब देखो सेविंग फंक्शन होता क्या है, ये क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड
इनकम, यानी कि हमारी इनकम और सेविंग में कैसा रिलेशन है वो बताता है हमारा सेविंग फंक्शन। अब देखो हमारी इनकम है, अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो वो 100 के 100 क्या मैं पूरे खर्च कर दूँ? हाँ, चांसेस है मैं पूरे भी कर सकता हूँ। बट एक चीज़ बताओ, क्या नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल सेंस में बात करो, अगर आप जितना भी पैसा कमाते हो वो सारा खर्च नॉर्मली नहीं करते। आप क्या करते हो, आपने जितना कमाया उसमें से आप थोड़ा सा अपने खर्चे के लिए निकाल लोगे कि जितना ज़रूरी है, बाकी जो एक्स्ट्रा बचा उसे क्या करते हो, सेव करते हो कि ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो यूज़ हो जाए। ऐसे ही क्या होता है, हमारी जो इनकम होती है उसके दो कंपोनेंट, यानी कि इनकम निकलती कैसे, सेविंग प्लस कंजम्पशन करके, जितना कमाया मतलब इनकम क्या सही, जितना अपने कंजम्पशन पे खर्च करा प्लस जितनी सेविंग करी, टोटल मिला तो हमारी इनकम आ जाएगी। इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोलता जब इनकम जीरो तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा। अगर मेरी इनकम जीरो, मैं बोल रहा हूँ कंजम्पशन हमारा फिर भी है, जिसे क्या बोलते थे ऑटोनोमस कंजम्पशन, और डिनोट किससे करते थे, सी बार से। तो हमारा कितना है 20। अब अगर मुझे वाई इज इक्वल टू सी प्लस या एस प्लस सी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो मुझे सेविंग को क्या करना पड़ेगा, -20 नेगेटिव। मतलब इतना क्या हुआ कि अगर आपकी इनकम जीरो तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा। तो उस टाइम पे जितना आपका कंजम्पशन होगा ना, इनकम जीरो होने पे जितना भी कंजम्पशन होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा, उतनी ही आपकी सेविंग होगी बट नेगेटिव में। इतना क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी जैसे इनकम बढ़ेगी तो आपका देखो कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। बट अभी देखो आपका कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, तो मतलब आपकी सेविंग चल तो रही है बट नेगेटिव में चल रही है। एक पॉइंट पे आपने 100 रुपये कमाए, 100 के 100 कंजम्पशन पे खर्च करनी, मतलब आपकी सेविंग कितनी हुई, जीरो। आपने 150 कमाए, 140 कंजम्पशन करा, सेविंग कितनी हुई, 10 की सेविंग हुई। मतलब क्या हो रहा है कि आपकी इनकम आते ही दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगी, कंजम्पशन और सेविंग। सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारी जीरो इनकम, कंजम्पशन हम फिर भी कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि एक तरह से हमारे पास पैसा है नहीं बट फिर भी हम कहीं न कहीं से खर्च कर रहे हैं, तो सेविंग तो नेगेटिव में ही जाएगी ना भाई, ठीक है? इतना क्लियर। अब देखो, जैसे हमारी इनकम और बढ़ी, सेविंग भी, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हुआ। मतलब क्या हो रहा है कि सेविंग का जो ग्राफ है, वो हमारा नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, और नेगेटिव में भी कहाँ से स्टार्ट होगा? जब हमारी इनकम ज़ीरो होगी, उस टाइम पे जो भी कंजम्पशन हुआ, हमारे एग्जाम्पल में 20, तो सेविंग कितनी होगी? 20 ही होगी, बस नेगेटिव में। इतना क्लियर? क्लियर। तो सेविंग नेगेटिव से बढ़ते-बढ़ते एक पॉइंट पे ज़ीरो हुई, सिर्फ वो पॉजिटिव हो गई। इतना क्लियर? तो इसका जो ग्राफ बनाओगे ना वो भी इस तरह से बनेगा कि आपकी सेविंग नेगेटिव में आएगी, ठीक है? नेगेटिव से स्टार्ट होगा, और ये जो नेगेटिव होगा कहाँ से होगा? जितना पॉजिटिव में ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा उतना ही नेगेटिव में सेविंग आएगी, और वो यहाँ से बढ़ते-बढ़ते एक पॉइंट पे ज़ीरो होगी, उसके बाद पॉजिटिव में सेविंग चलेगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक चीज़ देखना, जिस पॉइंट पे हमारी सेविंग ज़ीरो होगी उसको बोला जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारा ब्रेक इवन कब आ रहा था, जो हमारी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गई। इनकम और कंजम्पशन बराबर होने का मतलब क्या है कि मैंने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए ही खर्च कर दिए। मैंने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए खर्च कर दिए, ये क्या हुआ, ब्रेक इवन। ठीक है, कि ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मेरी कोई सेविंग तो हुई नहीं, सेविंग कितनी, जीरो। तो वही बात बोली जा रही है कि जब आपने कुछ भी नहीं कमाया, आपने जितना कमाया सॉरी, आपने जितना कमाया उतना कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, सेविंग बिल्कुल आपकी जीरो हुई, तो उस पॉइंट को बोला जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप कि आपको यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल गई होगी। तो चलो, अब हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बेसिक बेसिक जितनी चीजें थी वो हमने पढ़ ली, और चैप्टर का नाम भी क्या था, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई और रिलेटेड कॉन्सेप्ट। डिमांड और सप्लाई हमने देख लिया। अब बात करते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट के, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। देखो सबसे पहले एमपीसी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, एमपीसी शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज। सी मतलब क्या है, कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है चेंज इन इनकम, ठीक है। आप जब एग्जाम में डेफिनेशन लिखोगे तो प्लीज फुल फॉर्म यूज करना, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, नंबर कट जाएंगे। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हमारी इनकम के चेंज होने पे हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है वो बताएगा हमारा एमपीसी, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अगर मेरी इनकम में 50% से इंक्रीज आया, मेरी इनकम में 50% से इंक्रीज आया, तो मैंने अपना कंजम्पशन कितने से बढ़ाया, वो क्या होगा, हमारा एमपीसी, ठीक है। मतलब अगर मेरी इनकम 50% से बढ़ी और मैंने अपना कंजम्पशन 25% से बढ़ाया, तो मतलब क्या होगा कि मेरी 50% से इनकम बढ़ने पे मैं अपना कंजम्पशन 25% से बढ़ा रहा हूँ, तो हमारा जो 25% है ना, वो क्या होगा, हमारा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कि इनकम 50 से बढ़ी, कंजम्पशन हमने 25 से बढ़ा दिया, तो ये क्या होगा, हमारा एमपीसी, ठीक है। एमपीसी निकलेगा कैसे, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। और इसके एक और ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हो, इट शोज हाउ मच पार्ट ऑफ द एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। यानी कि जो एडिशनल इनकम हमने कमाई, जो भी हमने एक्स्ट्रा इनकम कमाई, उसका कितना पार्ट कंज्यूम में हुआ। इतना क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि हम जो भी इनकम कमाते हैं उसमें दो हिस्से होंगे, एक कंजम्पशन और एक सेविंग, ठीक है, अभी हमने बात करी थी। तो ये क्या बताएगा कि हमारा
ये क्या है, एक रेशो चेंज इन सेविंग का विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, यानी कि अगर हमारी इनकम में 100 रुपए से चेंज आ रहा है तो हम अपना सेविंग में कितना चेंज कर रहे हैं वो क्या बताता है, हमारा एमपीएस। ठीक है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को शॉर्ट में लिख देंगे एमपीएस। ठीक है, एमपीएस निकलता कैसे, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना के दिखाया, मैंने कैलकुलेशन वगैरह सारी करी है टाइम बचाने के लिए, बस आप एक बार रेफर कर लेना। ठीक है, देखो इनकम हमारी कितनी 20, तो सॉरी 0 20 40 60 80, कंजम्पशन 20 25 30 35 40, सेविंग कितनी होगी -20 -5 10 25 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, चेंज चाहिए, चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे कंजम्पशन का चेंज देखा, देखो पहले लेवल पे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो हमने सेकंड वाले से स्टार्ट करा, 5 5 का चेंज, इनकम का चेंज कितना 20 20 का। अब देखो अगर मुझे एमपीसी निकालना हो कैसे निकलेगा, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, यानी कि चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई, चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो देखोगे हमारा जो एमपीसी आएगा वो आएगा 0.25 आप एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यही आएगा, मैंने कैलकुलेट करके लिखा है। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करा, सेविंग का चेंज निकालेंगे तो हमारे पास सेविंग का चेंज आया 15 15। अब अगर मुझे यहाँ से एमपीएस निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, चेंज इन एस डिवाइड बाय चेंज इन वाई, जो मैंने यहाँ पे भी ऊपर फॉर्मूले में लिखा है, तो ये आएगा 0.75 हर जगह सेम ही रहने वाला है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब एक चीज देखना, यहाँ पे ये सेम क्यों आ रहा है, सेम आ क्यों रहा है, तब देखो यहाँ पे ना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकती थी बट हुई नहीं। देखो हार्ड कैसे हो सकती थी, हम बोल रहे हैं कि मेरी इनकम से 20 से बढ़ रही है, मेरी इनकम सिर्फ जैसे हमने एग्जांपल में लिया है, इनकम देखो 0 से 20 20 से 40 40 से 60 80, मेरी इनकम से 20 से बढ़ रही है, बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इनकम से 20 से बढ़े। जो इनके चेंज होने का रेट है वो बदल सकता है, पहले 20 से बढ़ी फिर 15 फिर 40 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बट हम यहाँ पे पढ़ते टाइम क्या मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये जो चेंज है ये कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो रहा है, हमारी जो इनकम है, जो हमारा जो ये बीच में रेट भी आ रहा है ना एमपीसी एमपीएस, ये भी सेम चल रहा है। चलो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एमपीसी और एमपीएस का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ आएगा। इसका क्रक्स कितना है कि आप जितना भी एडिशनल इनकम कमाओगे, फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, एडिशनल कमाए, तो उसमें कितना पोर्शन कंजम्पशन पे गया वो एमपीसी, कितना सेव हुआ वो हुआ हमारा एमपीएस। ठीक है, अब देखो एमपीसी एमपीएस को देख के ही एक कॉन्सेप्ट का और जन्म होता है, वो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपीसी एपीएस। अब देखो ये क्या होता है, एमपीसी एमपीएस निकालते टाइम आप क्या कहते थे, चेंज लिखते, इनकम में कितना चेंज, कंजर्वेशन में कितना चेंज, सेविंग में कितना चेंज। बट एपीसी एपीएस बोलता है यार मैंने ये चेंज नहीं देखना, हमें ना पर्टिकुलर इनकम लेवल पे देखना है कि आप अगर आप अभी करंटली चेंज वेंज छोड़ो, अगर आप टोटल मिला के अभी 100 रुपए कमा रहे हुए, तो 100 के टोटल इनकम का कितना कंजम्पशन कितना सेव हो रहा है, वो होता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बताता है। ठीक है, अब देखो इट शोज ऑन एन एवरेज हाउ मच पार्ट होता है टोटल इनकम इज कंज्यूम और टोटल इनकम इज सेव, यानी कि अगर मैंने टोटल मिला के 100 रुपए कमाए तो उसमें से कितना कंज्यूम करा, वो क्या हुआ हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और टोटल मिला के अगर मैंने 100 रुपए कमाए उसमें से कितना सेव करा, वो बन जाएगा हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एपीएस। अब निकलता कैसे, जैसे आप एमपीसी निकालते थे कैसे, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन सॉरी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। यहाँ पे क्या करोगे आप, चेंज नहीं लोगे आप, टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम। एटीएस कैसे निकलेगा, टोटल सेविंग डिवाइड बाय टोटल इनकम। ध्यान से देखना मैंने यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं लगाया, फॉर्मूले में गड़बड़ मत कर देना। इसके टेबल से देखते हैं, देखो हमारी इनकम 0 20 40 60 80, कंजम्पशन हमने ले लिया, सेविंग किट ले ली। अभी यहाँ पे तो हमने क्या करा था, चेंज ही निकाला था, बट यहाँ पे चेंज नहीं निकालेंगे। एपीसी कैसे देखा, सी डिवाइड बाय वाई, पहले आएगा तो कुछ नहीं आएगा, सेकंड पे कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 20 1.25, 30 डिवाइड बाय 40 0.75, 35 डिवाइड बाय 60 0.58, 40 डिवाइड बाय 80 0.5, और ऐसे ही एपीएस आ जाएगा सेविंग यानी कि एस डिवाइड बाय वाई करके, 5 डिवाइड बाय 20 ओ सॉरी माइनस में तो -5 डिवाइड बाय 20 माइनस का 0.5, 10 डिवाइड बाय 40 0.25, 25 डिवाइड बाय 60 0.42, 40 डिवाइड बाय 80 0.5। तो ये होता है एपीसी और एपीएस कि अगर मैं टोटल मिला के 100 रुपए कमा रहा हूँ, उसका कितना पोर्शन कंज्यूम कितना पोर्शन सेव हो रहा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, ये होता है हमारा एपीसी और एपीएस। आई होप कि आपको एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस में ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है, एमसीक्यू वगैरह में ये आ सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि जो एमपीसी और एमपीएस का सम होगा, यानी कि आप एमपीसी और एमपीएस को जब प्लस करोगे तो टोटल मिला के कितना आएगा 1, सेम एज एपीसी और एपीएस का सम कितना होगा 1 होगा टोटल। अब आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो एमपीसी 0.25 एमपीएस 0.75, दोनों को प्लस करोगे 1 आएगा, और एमपीसी एमपीएस हर लेवल पे सेम होते हैं तो आना तो 1 ही है। सेम आप एपीसी एपीएस में भी देख सकते हो, एपीसी कितना 1.25, एपीएस कितना माइनस का 0.25, 1.25 प्लस माइनस 0.25 कैलकुलेट करोगे 1 आएगा।
ये चीज देखो 0.75 0.25 तो आएगा 1 ही, 0.58 0.42 आएगा 1 ही, 0.5 0.5 आएगा 1 ही, दोनों को प्लस करके। तो इन दोनों का जो सम होगा एमपीसी और एमपीएस का सम भी 1, एपीसी एपीएस का सम भी 1 होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, एपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी नेगेटिव नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात, देखो रीजन क्या है। हाँ, एपीसी क्या बताता है कि आपने 100 रुपये कमाए टोटल मिला के, उसमें से कितना पोर्शन आपने कंज्यूम करा। अब यार एक चीज बताओ, कंजम्पशन मतलब क्या है कि आपने अपने ऊपर कितना खर्चा करा। ठीक है, अब यार एक चीज, आपने अपने कंजम्पशन पर जो भी खर्चा करा, यार एक तो वो कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने बेसिक रिक्वायरमेंट तो चाहिए चाहिए, खाने पीने के लिए तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो मतलब आपका कंजम्पशन कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता। और ये बोल रहे हैं नेगेटिव, कि आप कुछ खा तो नहीं रहे, मतलब एक तरह से अंदर से वो निकाल ही जा रहे हो, मतलब थोड़ा अजीब हो गया एग्जाम्पल, मतलब कि आपका कंजम्पशन कभी जीरो ही नहीं होगा, क्योंकि आप यार बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट है, खाना पीना तो चाहिए ना बॉडी को। ठीक है, तो वो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा, तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एपीसी होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बट एपीएस नेगेटिव हो सकता है। एपीएस मैंने आपको भी यहाँ पे टेबल में भी दिखाया था कि अगर मेरी इनकम जीरो कंजम्पशन में कुछ ना कुछ करूंगा अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए पूरी करने के लिए, तो सेविंग हमारी नेगेटिव हो सकती है। मतलब क्या हुआ, एपीसी नेगेटिव नहीं हो सकता, एपीएस नेगेटिव हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट देखना, एपीसी मोर देन 1, हमारा जो कंजम्पशन है वो मोर देन 1 हो सकता है। मोर देन 1 होने का मतलब क्या है कि देखो, जब आपकी जीरो इनकम होती है तब भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हो, और जब आपकी इनकम है आप सारी इनकम को कंजम्पशन पर खर्च कर दो, आपका जो कंजम्पशन है एपीसी हो सकता है वो मोर देन 1 चला जाए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे भी एग्जांपल में देखा था, इनकम हमारी 20, कंजम्पशन हमारा 25 का हो रहा था, तो हमारा एपीसी कितना आया 1.25। बट एपीएस कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकता। एपीएस मतलब क्या है कि आपने अपनी इनकम किस कब कितना पोर्शन सेव करा। अब मैं बोल रहा हूँ यार मैंने 100 रुपये कमाए, पहली बात देखो मैं 100 के 100 तो सेव नहीं करूंगा, मुझे अपने बेसिक कंजम्पशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और अब ये बोल रहे थे आप एक से एपीएस 1 से ज्यादा आने का मतलब क्या है कि आपने जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा सेव कर लिया। पॉसिबल है क्या भाई, 100 रुपये तुम्हारे 150 थोड़े सेव हो जाएंगे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देख, उसके बाद हमारा क्या है, एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। यार अगर मुझे सब कुछ तो कंजम्पशन करना पड़ेगा, एपीएस जीरो हो सकता है। अगर हमने 100 रुपये कमाए 100 के 100 खर्च कर दी, मतलब सेविंग कुछ हुई नहीं, एपीएस तो जीरो हो सकता है। अब देखो नो का क्या है, एमपीसी एमपीएस ऑलवेज लाई बिटवीन 0 से 0.1 के। एमपीसी और एमपीएस ना हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में घूमते हैं। देखो एमपीसी 0.5, एमपीएस 0.75, ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में ही रहेंगे। तो ये जो हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, इसका ऑलमोस्ट 90% पार्ट हमने खत्म कर लिया है। बस इसमें दो इक्वेशन वाला पार्ट बचता है, फटाफट उसे भी खत्म करते हैं और इस चैप्टर को रैप अप करते हैं। तो चलो अब बचता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो आता है कंजम्पशन इक्वेशन और सेविंग इक्वेशन। ठीक है, अब एग्जाम में ना आपको ऐसा, जैसे मैंने आपको पूरी टेबल बना के दिखाया, ऐसा नहीं दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। वो आपको क्या बोलेंगे, आपको एक छोटा मोटा डेटा दे दिया जाएगा और आपको बोलेंगे हमारी इनकम कलाने इनकम है, उसमें से आप बताइए कि कितना कंजम्पशन कितना सेविंग होगी। मतलब आपको सेविंग और इनकम निकालने को, सॉरी कंजम्पशन निकालने को दे दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसके लिए ना आपके पास कंजम्पशन की इक्वेशन है और सेविंग की इक्वेशन है। कंजम्पशन कैसे, देखो अगर आपको कंजम्पशन निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है ना, कैसे निकलेगा कंजम्पशन, सी इज इक्वल टू, सी क्या है टोटल कंजम्पशन, कैसे निकलेगा सी बार प्लस बी वाई। अब यहाँ पे जो सी बार है ये क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब जो आपकी इनकम जीरो तो आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो। ठीक है, बी क्या है एमपीसी, एमपीसी मतलब क्या है कि आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर रहे हो, और आपको साइड में इनकम दे दी जाएगी। यानी कि अगर मैं मान के चलते हैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, मेरा एमपीसी जो भी है मान के चलते 0.5, तो कितना कंजम्पशन हो रहा है इनकम का, 50 रुपये। ठीक है, तो आपको एक कंजम्पशन इक्वेशन क्या याद रखनी है, सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, अब देखो अगर हमें इसके क्वेश्चन करने का है तो कैसे होगा, मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए, दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमें बोला है हमारा सी बात यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन दे दिया 20, एमपीसी दे दिया 0.5, हमें बोला कि कंजम्पशन बताओ जब इनकम जीरो, तो निकलेगा कैसे, सी इज इक्वल टू में सी बार फॉर्मूला जरूर लिखना है, प्लस बी वाई, बी क्या है एमपीसी जो हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो सी इज इक्वल टू सी बार कितना 20 प्लस एमपीसी कितना 0.5 इंटू इनकम कितनी है जीरो, तो हमारे पास देखो कंजम्पशन भी कितना आ जाएगा 20। और मैंने आपको पीछे एक जो टेबल दिखाई थी उसमें भी क्या था, जब इनकम जीरो कंजम्पशन कितना था, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना आ रहा था, कुछ ना कुछ होता था, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर होता था। तो यहाँ पे भी देखो अगर हमारी इनकम जीरो तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जितना टोटल कंजम्पशन भी उतना ही। ठीक है, अब अगर हमारी इनकम बढ़ जाए 20 हो जाए तो कैसे हो, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, सी कितना कितना है ऑटोनोमस कंजम्पशन 20 प्लस बी कितना है 0.5, वाई के यानी कि 20। आप सोल्व करोगे 20 प्लस इसे सोल्व करोगे 10, यानी कि हमारा कंजम्पशन कितना का आ गया
30 का। तो आप ऐसे एग्जाम में कंजम्पशन इक्वेशन की मदद से अपना कंजम्पशन फाइंड कर सकते हैं। वो आपको एग्जाम में डेटा निकाल के देंगे कि एमपीसी दे दिया, एमपीएस दे दिया। अच्छा, अगर यहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे एमपीसी ना देके एमपीएस दे दे, तो आपको पता है एमपीसी और एमपीएस का सम, यानी कि एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है 1। तो आप क्या करते हैं, 1 में से एमपीएस माइनस करके एमपीसी निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं सेविंग इक्वेशन की। देखो सेविंग इक्वेशन कैसे निकल के, माइनस सी बार 1 माइनस बी वाई। ठीक है, देखो माइनस सी बार मतलब क्या, नेगेटिव सेविंग, क्योंकि आपको पता है जितना ऑटोनोमस कंजप्शन होता है उतनी ही नेगेटिव में सेविंग होती है। ठीक है, प्लस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी मतलब देखो बी क्या है, एमपी एमपीसी। तो 1 में से एमपीसी माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एमपी ऐसा जाएगा। ठीक है, और इनकम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, हमारी टोटल सेविंग हो जाएगी। जैसे सेविंग इक्वेशन क्या है, पहले वाले एग्जाम्पल को देखें, सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, देखो सी बार कितना है 20, माइनस का है सॉरी, तो प्लस 1 माइनस बी, बी क्या होता है एम पी सी, मतलब 1 माइनस एम पी सी क्या बन के आएगा एम पी एस। तो यहाँ पे देखो एम पी एस हमें पहले से ही 0.5 गिवन है, तो मतलब ये 1 माइनस बी की वैल्यू है। तो ये कितना हो गया 0.5। इनकम कितनी है हमारी 0, तो हम बोल सकते हैं सेविंग कितनी आ गई, 0 लेवल ऑफ इनकम पे माइनस की 20। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमें निकालनी है सेविंग, सेविंग कैसे निकलेगी, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, माइनस सी बार 20। अब देखो यहाँ पे एम पी सी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस एम पी सी की वैल्यू 0.5। अगर ये एम पी एस होता तो हम इसके लिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते, बट यहाँ पे एम पी सी दे रखा है तो 1 माइनस 0.5 यानी कि एम पी सी करना पड़ेगा, वाई की वैल्यू 20, माइनस 20 प्लस 0.5 इंटू 20। तो इसे करोगे तो माइनस का, सॉरी, माइनस 20 प्लस 10, तो ये कितना आ गया, माइनस का 10 आ जाएगा हमारी सेविंग। तो यहाँ पे जाके हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई और रेडिएटेड कॉन्सेप्ट, पूरी तरह खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ना, तो इसके रिलेटेड जो ये स्लाइड है और जो नोट्स वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।